शोक एक ऐसा एहसास है ना, जो हम सबको कभी ना कभी छूता ही है। ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है, लेकिन फिर भी हर किसी के लिए इसका सफर बिल्कुल अलग, बिल्कुल पर्सनल होता है। तो यहीं से एक सवाल खड़ा होता है, क्या दुख मनाने का, शोक मनाने का कोई सही तरीका है? मतलब समाज तो अक्सर हमें यही बताते कि हाँ, एक तरीका है, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जो आम धारणा है, यही हमें कहीं गुमराह कर रही हो? चलिए, आज इसी सोच की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस फ्रेमवर्क पर नजर डालते हैं जिसे ज्यादातर लोग, आप कह सकते हैं, शोक का एक रोड मैप मानते हैं। ये एक तरह से एक अनौपचारिक नियम पुस्तिका जैसी बन गई है। देखिए, शोक को लेकर हमारी जो आज की समझ है ना, वो काफी हद तक 1969 में हुए एक बहुत ही प्रभावशाली काम पर टिकी है। इसी काम ने एक ऐसा ढांचा बनाया जो हमें बताता है कि शोक कुछ तयशुदा पड़ावों से होकर गुजरता है। और ये है वो 5 पड़ाव। पहला है इनकार, फिर आता है गुस्सा, उसके बाद सौदेबाजी, फिर डिप्रेशन और आखिर में जाकर स्वीकृति। ज्यादातर लोग इसे ही दुख से निकलने का एक सीधा सा नक्शा मानते हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये नक्शा वाकई हमेशा सही रास्ता दिखाता है? तो चलिए अब इस बहुत ही मशहूर रोड मैप की कुछ कमियों को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हर किसी के लिए काम क्यों नहीं करता। और देखिए, हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस मॉडल को जो लोग मानते हैं ना, वो भी इसकी कमियों को स्वीकार करते हैं। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग का ये जो कोट है, ये खुद बताता है कि भाई ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सच तो ये है कि शोक का अनुभव हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जो ओरिजिनल स्टडी थी ना कुबलर रॉस की, वो उन लोगों पर की गई थी जो खुद अपनी मौत का सामना कर रहे थे। मतलब उन पर नहीं जो किसी अपने को खोने का दुख मना रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो फिर इस मॉडल के साथ असल दिक्कतें क्या हैं? पहली बात तो ये कि यह एक बहुत ही खास स्थिति को हर तरह के नुकसान पर लागू कर देता है। दूसरा, इसे सही साबित करने के लिए मजबूत वैज्ञानिक सबूत हैं ही नहीं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, यह हम सबके अलग अलग व्यक्तित्व, हमारी अलग अलग हालत को पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है। इसीलिए ये एक मददगार गाइड बनने की जगह कभी-कभी नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो ठीक है, अगर शोक कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है, तो फिर ये है क्या? चलिए इसे एक तयशुदा मॉडल की तरह देखने के बजाय एक व्यक्तिगत रास्ते की तरह देखते हैं। एक ऐसे सफ़र की तरह जो हर किसी के लिए बिल्कुल जुदा होता है। बौद्ध शिक्षिका जॉन हैलिफैक्स की ये बात बहुत गहराई से इस चीज को समझाती हैं। वो कहती हैं कि शोक एक उलझा हुआ एक बहुत बड़ा परिदृश्य है जिसे हमें खोजना होता है, न कि किसी सीधी राह पर चलना है। हाँ, ये खोज दर्दनाक हो सकती है, लेकिन इसी में हमें खुद को फिर से पाने का एक मौका भी मिलता है। और यहीं से हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार की तरफ बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा नुकसान असल में सकारात्मक बदलाव और व्यक्तिगत विकास का एक जरिया बन सकता है। तो ये ग्रोथ, ये विकास आखिर दिखता कैसा है? ये हमें पहले से कहीं ज्यादा हमदर्द बना सकता है, हमारे जीवन के मूल्यों को फिर से तय कर सकता है, हमारे अंदर की छिपी हुई हिम्मत को बाहर ला सकता है और हमें जिंदगी की छोटी छोटी चीजों की कदर करना सिखा सकता है। कुल मिलाकर ये हमें एक नई हकीकत बनाने में मदद करता है। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे मजेदार मोड़ पर। इसका जवाब हमें एक ऐसी जगह से मिलेगा जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये एक बहुत जरूरी सवाल है ना, कि अगर नुकसान से ग्रोथ हो सकती है, तो फिर लोग अक्सर इतने लंबे समय तक दुख में फंसे क्यों रह जाते हैं? क्या कोई ऐसी अनदेखी ताकत है जो उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती? इसका जवाब आपको शायद यकीन न हो, साइकोलॉजी में नहीं बल्कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में छिपा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, व्यवहारिक अर्थशास्त्र। चलिए समझते हैं कैसे। व्यवहारिक अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है, संक कॉस्ट फैलेसी। इसका मतलब ये है कि हम किसी काम को सिर्फ इसलिए करते रहते हैं क्योंकि हम उसमें पहले ही बहुत सारा समय, पैसा या अपनी भावनाएं लगा चुके होते हैं, भले ही अब उसे छोड़ देना ही हमारे लिए सबसे अच्छा फैसला हो। इसका एक आम सा उदाहरण है, मान लीजिए कि कोई बीमार है, बाहर बारिश हो रही है, लेकिन वो फिर भी कॉन्सर्ट में जाता है। क्यों? क्योंकि टिकट के पैसे तो लग चुके हैं। अब जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है समझदारी भरा फैसला जो आज की हालत को देख के लिया गया है, और दूसरी तरफ है संक कॉस्ट वाला फैसला
जो पुराने निवेश पर अटका हुआ है। जाहिर है, एक फैसला बेहतर कल की तरफ ले जाता है और दूसरा और भी ज्यादा नुकसान की तरफ। और इसी से जुड़ा एक और विचार है लॉस अवर्जन। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए किसी चीज को खोने का दर्द उतनी ही बड़ी चीज पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा होता है। मतलब हम नुकसान से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का हमारे दुख, हमारे शोक से आखिर क्या लेना देना है? और जवाब यही है। जब हम शोक में बहुत ज्यादा भावनात्मक ऊर्जा लगा देते हैं तो वो सारी ऊर्जा एक संक कॉस्ट बन जाती है। अब आगे बढ़ना या ठीक होना एक तरह से उस निवेश को बर्बाद करने जैसा महसूस हो सकता है। ये एक और नुकसान जैसा लगता है और इसीलिए हम अनजाने में ही दुख में अटके रह जाते हैं। तो हमने शोक के पुराने मॉडल पर सवाल उठाए, नए रास्तों को देखा और इकोनॉमिक्स से एक बहुत ही हैरान करने वाला सबक भी सीखा। तो अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने नुकसान को एक विरासत में कैसे बदल सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या लेकर जा सकते हैं? सबसे पहली और जरूरी बात, शोक व्यक्तिगत है और इसका कोई एक सही तरीका नहीं होता। दूसरी बात, अपनी ही मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को समझना हमें इस मुश्किल रास्ते पर चलने में मदद कर सकता है। तीसरी बात, मकसद दुख से उभरना नहीं है, बल्कि उस नुकसान को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना है। और आखिर में यही नुकसान हमें ज्यादा समझदार, ज्यादा हमदर्द बना सकता है। बौद्ध धर्म की ये शिक्षा हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत लड़ाई को छोड़ देने में ही होती है। जब हम शोक से लड़ना बंद कर देते हैं ना, शायद तभी हमें असली शांति मिल सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, क्या हो अगर शोक कोई रुकावट ना हो जिसे हमें पार करना है, बल्कि वो खुद एक रास्ता हो, एक ऐसा रास्ता जो शायद एक ज्यादा गहरे और मतलब से भरे जीवन की ओर ले जाता हो।